नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं खटीमा में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की बहनों ने उन्हें तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं और यमुना उनसे भाइयों की अकाल मृत्यु न होने का वचन लेती है। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 12:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। अब 6 महीने तक शीतकालीन प्रवास खड़साली में मां यमुना जी के दर्शन होंगे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली अपने मायके खड़साली गांव के लिए रवाना हुई, जहां गांव में विशेष पूजा अर्चना के साथ डोली मंदिर परिसर में विराजमान होगी। वहीं खड़साली में मां यमुना के आगमनी के लिए विशेष तैयारियां की गई है। समस्त देश प्रदेश वासियों को इस पावन पर्व भैया दूज की अनंत 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 शुभकामनाएं। भगवती मां यमुना जी सभी के सकल मनोरथ पूर्ण करे। और आज का जो पर्व है विशेषता जो हम लोग रक्षाबंधन रूप में मनाते हैं, उसी तरह से जो मां यमुना जी हैं और यमराज जी हैं, तो यमराज जी मां यमुना जी को स्पेशल मिलने के लिए, अपनी बहन को मिलने के लिए यमुनोत्री धाम में पधारते हैं। और जो इस तिथि को यमुनोत्री धाम में आता है, जो बहन अपने यमुनोत्री स्नान यमुना स्नान करती हैं, उनको यम यात्रा नहीं झेलनी पड़ती है। और साथ ही यह भाई दूज का जो पर्व है, यह विशेषता अनेक पुराणों में इसका वर्णन है। आप आए, यमुनोत्री आए और यमुनोत्री भैया दूज के पावन पर्व पर यमुना में स्नान करें। तत्पश्चात अपने भाई को टीका, रक्षाबंधन इत्यादि बांधे। और सर्वोत्तम यही बोल यमुना मैया की जय। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्तु लज्जातां कर्मतास्म परिपालय देवी विश्वम। आज भैया दूज के पावन पर्व पर श्री यमुनोत्री धाम से आप सभी को भैया दूज के पावन पर्व की अनंत अनंत मंगल शुभकामनाएं। आज 6 माह के बाद माँ यमुना जी की आज कपाट शुभ मुहूर्त में अब 6 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इसके पश्चात माँ यमुना जी के दर्शन, माँ यमुना जी का जो शीतकालीन प्रवास है ग्राम खड़साली कुशीमठ, वहाँ पर अगले 6 माह तक यमुना जी के दर्शन वहाँ पर होंगे। और आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप जो भी अगर माँ यमुना जी के दर्शन करने आना चाहें तो खड़साली कुशीमठ में आ सकते हैं। और एक बार पुनः श्री यमुनोत्री धाम से माँ यमुना जी के चरणों से आपको भैया दूज की मंगल मंगल शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो, सबका मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री जय यमुना मैया की। आज भैया दूज के पावन पर्व पे अभी 12:30 पर माँ यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अब आज के बाद जो है माँ यमुना के दर्शन कुशीमठ खड़साली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। संपूर्ण विश्व में जो है माँ यमुना जो है कल्याण रूपी आशीर्वाद अपना प्रेषित करे। और सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय यमुना मैया की। आइए आपको दिखाते हैं जौनसार की दिवाली। उत्तराखंड में 1 महीने तक दिवाली की धूम बनी रहती है, क्योंकि उत्तराखंड की दिवाली 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने भर चलती है। सालों से चली आ रही ये परंपरा उत्तराखंड की दिवाली को खास बनाती है। देहरादून के जौनसार बावर इलाके में दिवाली का उत्सव केवल 1 दिन का नहीं बल्कि पहाड़ की संस्कृति ने इसे समय और परंपरा के अनुरूप कई रंग दिए हैं। प्रदेश भर में इस दिवाली को कई इगास, पवाल तो कहीं मंगसीर दिवाली या बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे गहरी लोक मान्यता है जो सैकड़ों सालों से पहाड़ की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली का हिस्सा है। मंगसीर बगवाल में लोग भैला नामक जलती लकड़ी के गोले हवा में घुमाते हैं, जो साहस और आनंद का प्रतीक है। गांव-गांव में मेले लगते हैं, लोकगीत और ढोल धमाओं की थाप पर नृत्य होते हैं। दिवाली के पर्व के रूपों में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति झलकती है। कुमाऊं की महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती है, जबकि भैलों से खेलना, विजय दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है। लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीत आज भी घर घर गूंजते हैं। इगास पर गाय भैंस की पूजा कर उन्हें नया चारा और गुड़ खिलाया जाता है।
आपको बता दें कि जौनसार दिवाली की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर दिवाली में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीतों की गूंज सुनाई देती है। दिवाली को लेकर जौनसार में कई लोक मान्यता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वैसे तो कई रूपों में दिवाली मनाई जाती है, लेकिन जौनसार बावर की दिवाली की बात ही कुछ अलग है। जौनसार बावर में दिवाली की धूम अलग देखने को मिलती है। मशाल जलाकर एक जगह इकट्ठे लोग होते हैं और इस दिवाली को मनाते हैं। इस दौरान लोकगीत और ढोल धमाओं की थाप पर नृत्य करते हैं। महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती है। दिवाली में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक इस दौरान देखने को मिलती है। लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीतों की गूंज सुनाई देती है। दिवाली को लेकर जौनसार में कई मान्यता है। आपको बता दें कि दिवाली के दौरान जौनसार में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ जौनसार बावर में अलग तरह की दिवाली मनाई जाती है। लोग मशाल जलाकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और इस दिवाली को मनाते हैं। इस दौरान लोकगीत और ढोल धमाओं की थाप पर नृत्य करते हैं। महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती है। दिवाली में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीतों की गूंज सुनाई देती है। इस कॉल पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, उत्तराखंड में वैसे तो दिवाली अलग अलग रूप में मनाई जाती है, खासकर जौनसार बावर की दिवाली की बात ही कुछ अलग है। ऐसे में जौनसार में किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है और क्या कुछ मान्यता है? जौनसार बाबा की सिका बिल्कुल वास्तव में परंपराएं भी अलग हैं और जौनसार की दिवाली भी अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि रामचंद्र जी के राज तिलक की जो जानकारी उस क्षेत्र को 1 महीने बाद प्राप्त हुई, इसलिए वो 1 महीने बाद दिवाली मनाते हैं। ये जो इस बात को मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि जब रामचंद्र जी की दिवाली की सूचना एक नीतिमाला लोगों को पता होता है कि भाई आज दिवाली है, तो ये तो बिल्कुल नजदीक था अपना जौनसार बाबर क्षेत्र। दरअसल उसके पीछे एक ऐतिहासिक कथा भी है और ऐतिहासिक तथ्य भी है। एक तो यहाँ जो बहुत देरी से जो हमारी ये फसल पकती है और फसल पकने के बाद बड़ी फुर्सत से दिवाली मनाने का भी एक परंपरा रही है जौनसार बाबर में। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा जो तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य, बिरुड़ी एक यहाँ एक परंपरा है कि जब दिवाली के रोज ये बिरुड़ी फेंकते हैं, बिरुड़ी होते हैं, अखरोट वगैरह फेंकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण करते हैं। वो देव स्थल से फेंका जाता है। एक चौरी होती है आंगन में और उसके ऊपर देवताओं का स्थान माना जाता है। तो वहाँ सारे गांव से जो अखरोट इकट्ठा होते हैं वो रात को फेंके जाते हैं और सब उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस बिरुड़ी के पीछे एक लंबी कहानी है कि जो अपनी लाखामंड की रानी थी, लाखामंडल की रानी ईश्वरा के पति जालंधर नरेश हुआ करते थे और उस समय बिरुड़ी जो उनकी बेटी थी वो जालंधर नरेश, मतलब जालंधर उस समय हिमाचल क्षेत्र जालंधर में था, जालंधर राजा के उसमें था। तो अपने एक सेवक को वहां भेजती है कि भाई हमारी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे उसको बुलाया जाए, मतलब राजा भी आ जाए और बिरुड़ी भी आ जाए। तो होता क्या है कि जब वहां से वो लौट रहे होते हैं तो हाथी खाई में गिर जाता है, दोनों की मौत हो जाती है, बिरुड़ी की भी उसकी। तो लोग पूरा जौनसार बाबर क्षेत्र मातम में डूब जाता है। ये 1 महीने तक का ये मातम मनाया जाता है और अमावस्या की रोज आज भी जौनसार बाबर में ये जो 1 महीने की दिवाली होती है, अमावस्या की रात को मातम के रूप में मनाते हैं और जब उस रात को मतलब कुछ भी नहीं किया जाता, उसके बाद ये जाठे जिनको बोलते हैं, ये जो होले होते हैं, जो दिवाली के ये आपने देखे होंगे जुलूस लेके चलते हैं लोग जला के मसाले, तो इसको लेके क्या कहते हैं फिर दिवाली की शुरुआत करते हैं 1 महीने बाद। तो 1 महीने के शोक संतप्त इसलिए मनाया जाता है कि बिरुड़ी और राजा जालंधर के मरने के बाद रानी ने फिर आदेश दिया कि भाई हम कब तक पर्व नहीं मनाएंगे। राजा गए, कोई बात नहीं, तो रानी ईश्वरा से जोड़ के, जो लाखामंडल की रानी थी उससे जोड़ के इसको भी देखा जाता है और फिर जश्न होता है, हुलड़ी हुला होला होले की बूटी, इस तरीके से अपने अपने जश्न में डूबी है दिवाली। अद्भुत होती है
और ये अपने पंचायती आंगन में शुरू होती है, फिर देवस्थान से, जैसे मासू के, जहाँ जहाँ मासू के मंदिर है वहाँ पे वो मसाले इकट्ठा जलाई जाती है, और फिर गांव की सरहद के पास जाकर मसालों के जुलूस के साथ उसका प्रदर्शन होता है। फिर वापस लौट के आंगन में गीत लगते हैं, हारुल खूब लगता है, झेंटा, गुंडिया रासो वगैरह, ये रात भर के जब मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है और आगे भी युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। देखिए, सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। बेरोजगारों से किसी प्रकार से प्रश्न करने के बजाय उनको सीबीआई जांच जो सरकार ने बेरोजगार युवाओं के, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनकी मांग पर जो की है, उसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां वो सेकना चाह रही हैं। और धामी सरकार हमेशा युवाओं की समर्थक रही है, युवाओं की भावनाओं की हमेशा सम्मान किया गया है और युवाओं की हर मांग को पूरी करने का धामी सरकार ने प्रयास किया है और आगे भी युवाओं के हितों के लिए जो भी अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, उसको हमारी सरकार पूरा करेगी। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि वे बच्चों को नई दिशा और सोच देने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को वे गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे विधानसभा अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। विधायक कंडारी ने कहा कि 26 तारीख को वे ऋषिकेश योग नगरी से रेन वाटर ट्रेन के जरिए गुजरात पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों के बीच भारत कार्यक्रम को लेकर संवाद करेंगे, ताकि उनमें देश के प्रति नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो सके। कंडारी ने कहा कि ये प्रयास उत्तराखंड सरकार की उस पहल से भी जुड़ा है जिसके तहत हर ब्लॉक से 2 बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी प्रेरणा का संचार होगा। देखिए, मैं भी उसी को लेकर, तैयारी को लेकर पूरा जायजा ले रहा हूँ कि कहाँ पर क्या जा सकता है, और हमने इसका सब कुछ तैयार कर दिया है। अब 25 तारीख को हम गुजरात के लिए निकलेंगे। पहले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और यहाँ पे भी 1-2 संस्थान को हम दिखाने का काम करेंगे। और 26 तारीख को हम शाम को ऋषिकेश योग नगरी से ट्रेन के माध्यम से जो है गुजरात पहुँचेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलने का समय मांगा है, वहाँ की गृह मंत्री, जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उनसे भी मिलने का समय मांगा, और जितने वहाँ के आसपास के 7-8 बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों में हम जो है बच्चों को दिखाने का काम करें, जिससे कि बच्चों को एक नई सोच उनके अंदर उत्पन्न हो सके। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि भारत दर्शन कार्यक्रम अब तो उत्तराखंड सरकार ने हर ब्लॉक के 2 बच्चों के लिए भी लागू कर दिया है, और ये बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, और बच्चों से ज़्यादा उत्साह उनके पेरेंट्स में होता है। और जो बच्चे इसमें 9th में हैं, उनके अंदर भी उत्साह होता है कि हमको टॉप करना है और विधायक जी हमको अगले साल भारत दर्शन कार्यक्रम में ले जाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, और मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा होता हूँ, और मैं बच्चों के साथ भी जो है जब जाता हूँ तो हमको भी अपने बचपन के कुछ दिन याद आ जाते हैं।
कुबेर देवरा समिति बामणी बद्रीनाथ धाम ने बद्रीश पंचायत के अग्रज देवता और भगवान बद्री विशाल के खंजांजी कुबेर से जुड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरक्षित किया। समिति की ओर से तैयार बद्रीनाथकुबेर.com वेबसाइट का उद्घाटन बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक बंदे रावल जी ने किया, जिसमें महंत खाक चौक हनुमान मंदिर बद्रीनाथ योगेश्वर बालक दास महाराज और कोषाध्यक्ष विमलेश पवार राजेश मेहता मौजूद रहे। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज भगवान कुबेर भंडारी जी के नाम से भैया जी हमारे गुड्डू भैया ने तैयार की है, वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का आज हमारे पूज्य रावल जी श्रीमान उनके हाथों के द्वारा कर कमलों के द्वारा उसका जो है उद्घाटन किया गया और वेबसाइट बना करके जो है तैयार करके उसको अब शुभारंभ हो गई है और सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़ा एक अच्छा शुभ सूचना है और बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आप लोगों को दिव्य अलौकिक सारे जितने भी पूजाएं शीतकालीन जो होंगी कुबेर भंडारी जी की और उद्धव जी हमारे वहीं पे विराजमान होते हैं पांडुकेश्वर में, नंदा माता हैं, घंटाकरण क्षेत्रपाल जी हैं और इसी तरह से सारे दिव्य दर्शन आपको कुबेर जी के नाम से जो अभी वेबसाइट तैयार हुई है उसमें आपको दर्शन करने के लिए जल्दी शीघ्र आपको खूब अच्छे तरीके से और खूब ज़्यादा मात्रा में दर्शन करने के लिए देखने को आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये उत्तरोत्तर बढ़े और इसको आध्यात्मिक उन्नति हो और अच्छी तरह से सारे श्रद्धालु इसका लाभ ले सकें। चंपावत जिले में भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसमें बहनों ने धान के चूड़ों और दूब से भाइयों का पूजन कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं पंडित श्यामदत्त मुरारी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में धान को भूनकर और ओखली में कूटकर चूड़े तैयार किए जाते हैं, जिनसे बहनें भाइयों का पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं और यमुना उनसे भाइयों की अकाल मृत्यु न होने का वचन लेती है। आप सभी को भैया दूज पर्व की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो है भैया दूज का पर्व अक्सर जो है बहनें हमारे पहाड़ी परंपरा रही है, धान को जो है भून करके उसके जो है चूड़े कूट करके उससे जो है बहनें अपने भाइयों का जो है सर पूछती थीं और ऐसी हमारे वहाँ ये प्रथा चली आई है और विशेषकर जो है बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए इसको उनका पूजन करती हैं और भाई भी ये वचन लेते हैं कि हम जो है सदा अपने बहन की रक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर चमोली में कई वन्य जीव जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के सौजन्य से जिला मुख्यालय में GGIC के वन्य जीव प्रेमी छात्रों के साथ मिलकर एक जन जागरूक रैली निकाली गई, जिसके जरिए आम लोगों को हिम तेंदुए के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और उनके बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान कहा गया कि इस वन्य जीव हिम व्याघ्र का अस्तित्व पहाड़ों के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने कलयुगी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिस पर 7 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने और बच्ची के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है। परिजनों की शिकायत पत्र पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मास्टर को हिरासत में लिया और पॉक्सो अधिनियम संयुक्त संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरोवर नगरी नैनीताल में दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के चलते वायु प्रदूषण 10 गुना वृद्धि देखने को मिली है। प्रदूषण को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसमें माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर शामिल है। दिवाली में हर साल पटाखे फोड़ने के बाद प्रदूषण बढ़ता है, तो वहीं इस बार नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में शहर में फोड़े पटाखे के बाद प्रदूषण 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। एरिज के निदेशक डॉक्टर मनीष नाजर ने कहा कि पटाखों के धुएं ने हवा में जहर घोला है, जो
यकीनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर बात की जाए कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं में 2 दिन दिवाली मनाई गई। लगातार किए जा रहे ऑब्जर्वेशन के सामने 20 को दिवाली के बाद 21 को नैनीताल की आबो हवा में ज़्यादा असर नजर नहीं आया, लेकिन 21 को दिवाली के बाद 22 को नैनीताल की आबो हवा में 10 गुना प्रदूषण बढ़ पाया है। मैं इस बात को दो तरह से कहना चाहूँगा। एक तो जो नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में और साथ में दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। नैनीताल के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलूँगा कि यहाँ की हालांकि जो बैकग्राउंड लेवल है पॉल्यूशन का उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसमें जो ये था कई लोगों का जो कुछ कि कोई लोग दीपावली 20 तारीख को मनाएंगे, कोई तारीख 21 तारीख को मनाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे कुमाऊं रीजन में, पहाड़ी रीजन में 21 तारीख को दीपावली मनाई गई और उसका हमारे ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर दिखाई दिया कि जहाँ पे जैसे 20 तारीख को दीपावली मनाई तो उसका असर 21 तारीख को आएगा और 21 तारीख को दीपावली मनाई तो उसका असर 22 तारीख की अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट को आएगा। तो यहाँ पे देखा जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे, हमने पिछले 10 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तो दिखाई दिया कि हमको 20 तारीख को दीपावली के पटाखे का असर उतना नहीं दिखा। 21 तारीख को कम मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ा। 22 तारीख को पॉल्यूशन का लेवल करीब 21 तारीख के कंपेरिजन में 10 गुना बढ़ा हुआ पाया गया हमने। तो क्लियर दिखाई दिया कि नैनीताल में जो पॉल्यूशन का, और इसमें हमारा ये सोचना है कि लोकल पॉल्यूशन का ज़्यादा असर है, ना कि कहीं बाहर से और लॉन्ग रेंज का ट्रांसपोर्ट हुआ हो उसमें। तो कभी जो अगर माइक्रोग्राम, हालांकि जो PM 2.5 की जो लेवल है उनमें उतनी ज़्यादा एब्सोल्यूट लेवल में उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम 21 तारीख के कंपेरिजन में 22 तारीख को करीब 10 से 12 गुना हमको बढ़ा हुआ मिला। सरोवर नगरी नैनीताल के पर्यटक स्थल एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार होने लगे हैं। दिवाली के बाद देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठाया, तो वहीं पर्यटक हिमाचल दर्शन, लवर्स पॉइंट, स्नो व्यू समेत तमाम पर्यटक स्थल में पहुंचे, जिससे नगर की पार्किंग भी फुल होने लगी है। दिल्ली से नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि बीते दिनों दिल्ली में आतिशबाजी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वजह से उनका परिवार दिल्ली की धुंध और बीमारी से बचने के लिए नैनीताल समेत आसपास के पर्यटक स्थल तक पहुंचे हैं। कारोबारियों का कहना है कि दिवाली से पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कारोबार में इस तरह का उछाल देखने को मिलेगा। अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत मजा आ रही है नैनीताल में। नैनीताल में तो बहुत अच्छी जगह है, वो सुंदर भी वातावरण है और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस नैनीताल में ही आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, तो नैनीताल में ही आना चाहिए। बहुत बढ़िया है, खूबसूरत तो बहुत अच्छी है। सुबह मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत रिलीफ है। हम लोग नीचे से आए हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बट यहाँ की इतना रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत फ्रेश फील करते हैं यहाँ करके, बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर है। हम लोग कहीं भी निकलना चाहते हैं, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग सबसे पहले यही आते का प्रोग्राम बनाते हैं और सब यहीं चले आते हैं कि प्लीज़ यहाँ आएँ और यहाँ आकर के इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, घूमने की साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आती है। आप प्लीज़ यहाँ आएँ और यहाँ का लुत्फ उठाएँ। मैं कानपुर से आया हूँ और नैनीताल आए हैं। कैसा सब वेदर और पोल्यूशन? तो वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन है, वहाँ पे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बोट राइड की है, तो उसमें तो अलग ही आनंद आया है। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिला था। और यहाँ खटीमा में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने एक एक कर सीएम धामी से कई सवाल किए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। और रील कितनी बनाते हैं आप लोग? नहीं बनाते? कोई नहीं बनाता? चलिए अच्छा है।
ये सब करिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अपना मुख्य ध्येय है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको याद रखिए कि आपको लेकर आपके माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन सपनों को भी आपने आगे बढ़ाना है, उन सपनों को भी अपने जीवन में पूरा करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्किल, इसको लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है ना? सीखते रहेंगे। हर्षिता राणा बोलो, सीखते रहेंगे। तो सीखते रहना है, क्योंकि ये सीखने का, पढ़ने का और ऐसे जिस कक्षा में आप लोग जाते हो, अभी कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, कोई बीकॉम में है, कोई उससे आगे वाली क्लासों में है, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे बैठकर पढ़ने का समय आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं भी सोचूं कि आपके जैसे मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो क्या बन सकता हूं क्या? ये हमारे डीएम साहब हैं, नितिन भदौरिया जी है, देखिए आईएएस की परीक्षा में पास करके हैं, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास करके आज देश को सेवा दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के कलेक्टर हैं, उनके पीछे वो मनीष हैं, ये चंपावत में कलेक्टर हैं, ये हमारे मणिकांत मिश्रा हैं, ये अपने आईपीएस में सेवा दे रहे हैं पूरे यहाँ के एसएसपी। अब ये भी चाहें कि आपकी तरह स्टूडेंट बन जाएं, बन सकते हैं क्या? अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद आप लोग सोचोगे कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाएं, तो क्या बन पाओगे? तो इसलिए ये समय हमारे जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते, और समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करना है। और मैं अपने आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप सबकी तरह ही बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, छात्र संगठन में, इन सब में काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, युवा जिस दिशा में ठान लें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो बनना चाहें, आपने अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लोग कभी सुनते हैं मुझे जब मैं बोलता हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं, यानी कि अभी मुझे रात को अगर 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर 10 बजे, 10:30 बजे नींद आने लगेगी और मन में ये आ गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अब नींद आ रही है, कल पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प में, अरे जोर से बोलो, क्या है? संकल्प में विकल्प आ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।